नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक पे आपका स्वागत है। आज जो है हम बात करेंगे मूलतः ट्रंप और पुतिन दोनों मिले और दोनों मिले यूक्रेन रूस युद्ध जो चल रहा है उसको रोकने के लिए सहमति बनाने के लिए। और जो 3 घंटे मीटिंग हुई, 3 घंटे मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें प्रेस के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। हालांकि जो है ट्रंप ने कहा कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही और हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई, लेकिन कोई डील नहीं हुई, कोई समझौता तभी होगा जब वह अंतिम रूप लेगा। दूसरी तरफ पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है और अगली मीटिंग मॉस्को में करें तो अच्छा है। ये मीटिंग अलास्का में हुई, अमेरिका में हुई और बताया जा रहा है, मीडिया में दैनिक भास्कर लिख रहा है कि ये करीब 10 साल बाद पुतिन अमेरिका पहुंचे और उनका रेड कारपेट पे स्वागत किया गया। ट्रंप ने तालियां बजाई। B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से उनका स्वागत किया गया। ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए आए पुतिन। उसके अलावा ये भी मीडिया में खबर आई कि कहा उन्होंने पुतिन ने कि अगर 2022 में व्हाइट हाउस में ट्रंप होते तो यूक्रेन में कभी युद्ध नहीं होता और अब जब ट्रंप हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जंग जो है रुकेगी, लेकिन इसके लिए जो है अभी और मीटिंग्स होंगी और बातें होंगी। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा विस्तार से न्यूज जो है, जो अपडेट है वो आपके सामने रखूं। तो ये जो है बीबीसी आगे क्या कह रहा है वो सुनिए। वो कह रहा है कि कोई समझौता तब तक नहीं होता जब तक असल में समझौता नहीं हो जाता और हम उस समझौते तक नहीं पहुंचे हैं, ये ट्रंप कह रहा है। और उसके बाद पहले योजना थी कि जो है राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन दोनों अकेले में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, एक सहमति क्रिएट करेंगे। लेकिन अंतिम समय में यह फैसला बदल दिया गया और ये हुआ कि 1-to-1 नहीं बल्कि 3-on-3 फॉर्मेट में बातचीत होगी। यानी दोनों राष्ट्रपतियों के साथ दो दो प्रमुख सलाहकार भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे और वैसा ही हुआ। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे, जबकि रूस की तरफ से पुतिन के साथ विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव मौजूद रहे। और इस वार्ता में ये भी आपको जानकारी देना जरूरी है कि जेलेंस्की या यूक्रेन की तरफ से, आपको जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है, तो न तो जेलेंस्की थे इस मीटिंग में और न ही यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि था। हालांकि मुद्दा, जो मुख्य मुद्दा था इस मीटिंग का, इस बातचीत का, रूस यूक्रेन वॉर था। और ट्रंप चुनाव से पहले भी, राष्ट्रपति बनने के बाद भी लगातार इस प्रयास में है कि रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध रुके। हालांकि हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि अगर ये ऐसा होता है तो हम खुद ट्रंप का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वैसी कोई खबर नहीं है कि ये युद्ध रोकने की कहीं बात हुई है, लेकिन इस मुलाकात को बड़ा का सकारात्मक बताया जा रहा है। और 3 घंटे की मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को खत्म करने में रूस ईमानदारी से रुचि रखता है। यानी रूस ये वॉर खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध जो है एक त्रासदी है और किसी टिकाऊ समझौते के लिए पहले इस संघर्ष के मूल कारणों को खत्म करना होगा। और मूल कारण में वही है कि जिस तरीके से यूक्रेन को अमेरिका और
नेटो के जो देश है, यूरोपियन यूनियन के जो देश है, वो अपने साथ लेना चाहते थे, उससे पुतिन को रूस को लेकर के खतरा महसूस हुआ और ये युद्ध शुरू हुआ। और पुतिन ने कहा भी है, पश्चिमी देशों को यानी यूरोपियन यूनियंस को और यूक्रेन को भी आगाह किया कि शांति प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा या नुकसान न पहुंचाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है संघर्ष की दिशा में, संघर्ष के समाधान की दिशा में एक स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती बिंदु है। और पुतिन ने ट्रंप के साथ अपने रिश्ते को व्यावसायिक बताया और ट्रंप के उस दावे से सहमति जताई कि अगर वह 2020 के चुनाव के बाद भी पद पर बने रहते तो युद्ध शुरू ही नहीं होता। तो इस तरह से कहिए कि ट्रंप की तारीफ में पुतिन ने अपनी बात रखी और कहा कि ट्रंप साफ तौर पर अपने देश की समृद्धि की परवाह करते हैं, लेकिन समझते हैं कि रूस के अपने हित हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये रूस और ट्रंप जो है, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आपको याद होगा, जो बाद में जन्मे हैं 1990 के बाद, उन्होंने इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले दो ध्रुव हुआ करते थे। जब देश हमारा आजाद था 1947, तब भी दो ध्रुव में दुनिया बटी हुई थी, एक सोवियत संघ का ध्रुव था और एक अमेरिका का था। ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार जो है, हालांकि सोवियत संघ के बिखरने के बाद कहा गया कि वो जो दो ध्रुव था, वो दो ध्रुव खत्म हो गया, अब एक ही ध्रुव है और वो अमेरिका है। जो तीसरा ध्रुव नेहरू ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टीटो और फिडेल कैस्ट्रो, कई लोगों का नाम उसमें आता है। उसमें 100 से ज्यादा देश शामिल थे, जो गुट निरपेक्ष देश कहलाए, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक शुरू किया कि नॉन अलाइनमेंट उसको करते हैं। और उन लोगों ने कहा कि ये देशों ने कहा कि ये हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं, न हम अमेरिका की तरफ हैं, न हम सोवियत संघ की तरफ हैं। हम विकसित देशों की लड़ाई के खिलाफ हैं, हम अपनी राह चल रहे हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। और लंबा चला वो भारत की बड़ी प्रशंसा हुई इस बात को लेकर के, क्योंकि भारत उसका जो है इनिशिएटिव करने वाला था। जवाहरलाल नेहरू पूरी दुनिया में एक विश्व नेता के तौर पर स्थापित हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बाद, और दुनिया ने माना कि भारत इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। और कई ऐसे अवसर आए जब भारत ने वो रोल निभाया भी। इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन 1990 के बाद पूरी दुनिया बदल गई, सोवियत संघ बिखर गया, रूस उस तरीके से ताकतवर नहीं रहा जिस तरह से सोवियत संघ के दौरान था। इकोनॉमी भी उसकी ध्वस्त हो गई, सामरिक शक्ति भी कमजोर पड़ी, विज्ञान में भी पीछे हो गया। इस बीच चीन जो है आगे चला, और अब ऐसा माना जाता है कि अगर अमेरिका को कोई चुनौती दे सकता है तो चीन दे सकता है। हालांकि ये अब तक दिखा नहीं है। चीन ने जरूर, जब जब ट्रंप ने कुछ कहा है, चीन ने आपत्ति जताई है, अपनी बात रखी है। उसी तरह की आपत्ति या उसी तरह के विरोध करने की बात भारत की तरफ से भी कही गई कि भारत के प्रधानमंत्री को भी वैसा विरोध जताना चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी खुल करके ट्रंप का विरोध नहीं किया। और सीज फायर को लेकर खूब बातें हुई कि सीज फायर जो है अमेरिका के कहने पर हुई। ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया, दबाव डाल करके करवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। और आपको पता है कि अब खास करके जो शोर चल रहा है और जो अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि रूस के साथ तेल लेना बंद करो, तेल खरीदना बंद करो, और जो देश रूस के साथ तेल खरीदना जारी रखेंगे उनके खिलाफ हम टैरिफ लगाएंगे। और भारत के खिलाफ जुर्माना भी लगाया है, 25 और 50% का टैरिफ लगा हुआ है। और इस पर भारत अभी कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं। इस बीच जो है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह का टैरिफ भारत के खिलाफ अमेरिका ने लगाया है, दुनिया के किसी देश के खिलाफ नहीं लगाया, जबकि रूस से कई देश तेल खरीद रहे हैं। भारत ने ही कहा था कि अमेरिका भी रूस से तेल खरीद रहा है, और रूस से तेल खरीदने के पीछे वजह है कि रूस सबसे सस्ता तेल दे रहा है, $63 प्रति बैरल, जबकि अमेरिका 83
डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से तेल बेच रहा है। दुनिया के और तमाम देश भी इतना सस्ता कोई तेल नहीं दे रहा। तो कोई भी देश जो संप्रभु राष्ट्र है, वो किसी राष्ट्र की बात क्यों माने, धमकी क्यों स्वीकार करे? उसको जहां अपना हित दिखाई पड़ेगा वहां वो काम करेगा। भारत ने वही किया। और हालांकि भारत ने जो तेल खरीदे हैं उसमें सरकारी कंपनियां तो हैं ही, दो प्राइवेट कंपनियों के नाम सबसे आगे चल रहा है, वो है रिलायंस और नायरा। और दोनों कंपनियों ने यहाँ रूस से तेल खरीदा। रिलायंस ने तो बाकायदा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 10 साल तक हम रूस से तेल खरीदेंगे। वो तेल, सस्ता तेल खरीदा, भारत में प्रोसेस किया और उसको दुनिया के बाजारों में बेचा। जबरदस्त कमाई की, अरबों डॉलर कमाए हैं इन प्राइवेट कंपनियों ने, रिलायंस ने, खास करके अंबानी ने। और ट्रंप जो है, जो टैरिफ लगा रहे हैं, कमाई अंबानी की और नुकसान देश के बाकी जो दूसरे व्यवसायी हैं, जो यहाँ से सामान अमेरिका भेजते हैं या जो यहाँ के जो उत्पादक हैं, नुकसान उनको, इस देश के जो नागरिक हैं नुकसान। हमने एक दिन बात की थी तरसों परसों कि किस तरह से तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कम हुए, 63 बैरल के हिसाब से खरीदा, लेकिन हमारे देश के भीतर तेल के दाम कम नहीं हुए। डीजल, पेट्रोल सब उसी रेट में मिलते रहे और भारी टैक्स सरकार ने भी वसूला हमसे और कंपनियों ने भी अपनी कमाई की। लेकिन भारत के नागरिकों को क्या मिला? भारत के नागरिकों को मिली महंगाई। और जो नारा दे करके आए थे कि हम तेल के दाम कम करेंगे, वो नारा उल्टा हो गया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देश में जो है लोगों के साथ ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। उनका मानना है कि ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है और हिंदुओं का राष्ट्र होगा। हिंदू मुसलमान को लेकर के सरकार ने भी खूब सारे बयान दिए, उनके व्यवहार में हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ता है। और कहा जा रहा है कि इसकी वजह से भारतवर्ष की छवि दुनिया में खराब हुई। नरेंद्र मोदी जो सिर्फ अपने नाम का डंका बजा रहे थे पूरी दुनिया में, मीडिया उनका शोर बजा रहा था कि डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी जी का। वो नरेंद्र मोदी जी का डंका कितना बजा वो सीज फायर के समय पता चला, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री कल भी जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के 13 मिनट बोला और अपनी पीठ खुद थपथपाई और कहा कि दुनिया में जो है भारत का नाम ऊंचा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन कभी भारत ने किया नहीं था। झूठ बोलने का क्रम उनका जारी है। और जिस तरह से सीज फायर हुआ, जिस तरह से ट्रंप ने पाकिस्तान की पीठ थपथपाई, जिस तरह से तुर्की और चीन पाकिस्तान के साथ खुल करके खड़ा हुआ, भारत के साथ कोई नहीं आया, उससे पता चला कि भारत की छवि दुनिया में क्या रह गई। और कूटनीतिक स्तर पर, विदेश नीति के स्तर पर भारत किस तरह से फ्लॉप हुआ। अभी हालत ये है कि भारत फुटबॉल की तरह हो गया है। वो कभी अमेरिका की तरफ झुका दिखाई पड़ता है, कभी वो चीन रसिया की तरफ झुका दिखाई पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा है कि भारत किधर है। ट्रंप लगातार भारत पे दबाव बना रहे हैं और उनका दबाव जो है हमारी संप्रभुता के लिए खतरनाक है। वो चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे टैरिफ का मसला हो, चाहे और दूसरे मामले हो। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिरी सप्ताह में जाने वाले हैं, चीन जाने वाले हैं, जापान जाएंगे, फिर चीन जाएंगे। और कहा जा रहा है कि ब्रिक्स देशों का जो है सम्मेलन है, ब्रिक्स देश मिलेंगे आपस में, पुतिन भी मिलेंगे और एक रणनीति तय की जाएगी कि अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका के साथ कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे बात की जाए, कैसे एक संतुलन बिंदु बनाया जाए। ये भी खबर आई कि जो अमेरिका है वो दादागिरी करना चाहता है, वो चाहता है अपनी हर जगह धौंस जमाए, डॉलर की कीमत कम ना हो। दूसरी तरफ रूस, चीन, भारत का नाम भी आया कि ये जो ब्रिक्स के देश हैं, कनाडा है उसमें, वो देश अपना चलाना चाहते हैं, अपनी एक अलग मुद्रा डेवलप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो जो है डॉलर पर आश्रित न रहे। डॉलर पर आश्रित होने का मतलब होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था
दुनिया की जो है वो अमेरिका के इशारे पर या अमेरिका के तरीके से या अमेरिका के पिछलग्गू बन करके चले। अब तक यही हुआ। और ये जो ट्रंप जो है टैरिफ कार्ड का गेम खेल रहे हैं, उसके पीछे भी यही बताई जा रही है वजह कि ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर मजबूत रहे, उनका देश मजबूत रहे और दुनिया के कोई भी देश डॉलर को चुनौती ना दे। ब्रिक्स पर इसीलिए हमलावर है, कहा जा रहा है कि भारत पर इसीलिए वो कस रहे हैं, चूंकि भारत उनको लगता है कि सबसे कमजोर नस्ल भारत की है और उसको दबाया जा सकता है। कमजोर नस्ल के पीछे अडानी का भी जिक्र आता है कि अडानी जिस तरह से अमेरिका की कोर्ट में फंसे हुए हैं और मोदी और अडानी का जिस तरह का संबंध है उसमें भारत झुकता है, और भारत अगर झुकता है उसकी स्थिति अगर पाकिस्तान जैसी कर दी जाती है तो ये अमेरिका के लिए बहुत मुफीद होगा। लेकिन सवाल है कि भारत क्या करेगा। वो कहावत है ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या भारत सैंडविच बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति जो है वो उसी दिशा में ले जाती है। भारत लगातार कमजोर हुआ है, यहाँ भले रोज डंका पीटे। जिस तरह से एसआईआर करके कमजोर किया गया है भारत के लोकतंत्र को, एसआईआर पे आज देखिए 12 घंटे 12 चैनल बात हो रही है। उसमें द नागरिक पे भी आज कार्यक्रम 7 बजे हम करेंगे, 7 बजे से 8 बजे तक। ये देखिए अभी चल रहा होगा द पब्लिक इंडिया पे 10 से 11 का कार्यक्रम है, अभी पब्लिक इंडिया पे कार्यक्रम चल रहा होगा। उसके बाद 11 से 12 दिनेश बोरा जी का चैनल जो है न्यूज टाइम, उस पर चलेगा यही कार्यक्रम। वोट चोरी और सीना चोरी के खिलाफ लगातार तर्क, बहस और चर्चा। ये वोट चोरी और सीना चोरी जो एसआईआर है, एसआईआर जो है हमारे वोट देने के अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। एसआईआर में जो बिहार से खबरें आ रही हैं वो बड़ी भयावह है और हम शाम 7 बजे इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे साथी होंगे। अब देखिए उसके बाद 12 से 1 4 PM पे ये किया जा रहा है। 1 से 2 जो चैनल है संदेश हरिभाई जोशी का, उनके चैनल पे होगा। 2 से 3 मयूर जानी जी के चैनल पे है। 3 से 4 डीवी लाइव पे है। 4 से 5 द फोर्थ स्टेट पे। 5 से 6 कुमकुम जी का चैनल है, उस पर आएगा। 6 से 7 सत्य हिंदी पर। 7 से 8 नागरिक पर आप देख सकेंगे ये कार्यक्रम। 8 से 9 नई परख पर और 9 से 10 स्त्री काल पर। सबके प्रोग्राम अलग अलग हैं, कंटेंट अलग अलग होंगे, मुद्दा वही है, जो विषय है वो एसआईआर है। एसआईआर पे बात करेंगे सारे, और एसआईआर पे लगातार आप अलग अलग चैनलों पे जो हमने दे लिख दिया है आप वहां जा सकते हैं। अभी 11 बजे के बाद 11 बजे शुरू हो जाएगा वहां न्यूज टाइम पे, फिर 12 बजे से 4 PM पे। 7 बजे याद रखिएगा, 7 बजे द नागरिक पे हम रहेंगे और द नागरिक पे कई सारे साथी हमारे होंगे और जो बात करेंगे एसआईआर पे। बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो कानून कहता है, जो यहाँ से इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो दिखाया जाता है, जो नोटिफिकेशन होता है और जो जमीन पर है, उसमें भारी अंतर है। और आम आदमी को किस तरह से परेशान किया जा रहा है उसका मैं जो है उसका हमारे 7-8 बजे भी आप देखेंगे कि किस तरह से हम दिखाते हैं। बड़ी सारी चीजें हैं जो आम आदमी के खिलाफ चल रही हैं और ये नरेंद्र मोदी की देख रेख में चल रहा है, बीजेपी की देख रेख में चल रहा है। आरएसएस जिस तरह से चाहता है कि मनुस्मृति देश में लागू हो, संविधान को कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। अभी एक और कोई साधु बोल रहा था कि हम जो है संविधान को नहीं मानते हैं, तिरंगा को नहीं मानते हैं। ढेर सारे नकली साधु पैदा हो गए हैं देश में हिंदू धर्म के नाम पर। कोई भी भगवा झंडा ले लेता है, मैं हिंदू हूँ कहने लगता है और वो जो है उल्टी करता रहता है। ये देश का दुर्भाग्य है और आरएसएस उसके पीछे खड़ा है। आरएसएस वो संस्था है जो रजिस्टर्ड नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कल चर्चा की कि आरएसएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है। सारे एनजीओ रजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड एनजीओ कैसा होता है? इतनी हिम्मत नहीं हुई आरएसएस की अब तक कि वो रजिस्टर्ड कराए। वो भारत के नियम अधिनियम के तहत नहीं आता है, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र जिसको आवारा कहते हैं, वो आवारा है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको आप घेर नहीं सकते। तो ये जो आरएसएस है, जो संविधान के खिलाफ हमेशा रहा, जो तिरंगे के खिलाफ हमेशा रहा, आज जो है
900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन हज को नहीं गई, हज का बहाना बनाया, तीर्थाटन का बहाना बनाया है। वो जो है निकले हैं टूरिज्म के लिए, अपने एजेंडे के साथ हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस देश के भीतर जो अराजकता पैदा की गई है पिछले 11 सालों में, वो हमारे भारतवर्ष के लिए खतरनाक है। और दुनिया के जो नक्शा है, दुनिया का जो कूटनीतिक प्रांगण है, उसमें भारत की छवि मटिया मेट हुई। राहुल गांधी को ये लोग पप्पू इसीलिए साबित कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि भारत जो है मजबूर देश बने, ये भारत को ताकतवर देश नहीं बनाना चाहते। अगर भारत ताकतवर बनेगा तो नरेंद्र मोदी से ताकतवर नहीं बनेगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। भारत ताकतवर बनेगा जब भारत के नागरिक ताकतवर होंगे। अडानी के ताकतवर होने से भारत ताकतवर नहीं होगा, अंबानी के ताकतवर होने से भी भारत ताकतवर नहीं होगा। भारत ताकतवर होगा जब इस देश का हर नागरिक ताकतवर बनेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। लेकिन 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए मोहताज होंगे, और गटर मीडिया इस बात की तारीफ करेगा कि प्रधानमंत्री 85 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन करा रहे हैं। तो इससे हमारा देश कमजोर होता है, हमारे देश की छवि मजाकिया बना दिया। नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि कॉमेडियन वाले भी नहीं रहने दी, फूहड़ छवि बना दी। भारत की छवि कभी फूहड़ नहीं छवि थी, भारत की छवि दुनिया में इंसानियत वाली छवि थी। इंसानियत का अगर कोई पहरेदार है, अगर पहरुआ इसका कोई झंडा लेकर के दौड़ता है तो भारतवर्ष। भारत की जितनी छवि पिछले 11 साल में बर्बाद हुई है, उसकी कल्पना करना भी जो है आसान नहीं। तो ये आप कार्यक्रम देखेंगे और देखिए, हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, बहुत चिंता का विषय है जो चल रहा है, दुनिया जिस तरह से करवट ले रही है। अब इस दुनिया के इस करवट में हम किधर होंगे? क्या हम पिछलग्गू होंगे, ये हमारा अलग चेहरा होगा, हमारा अलग रास्ता होगा, हमारा अलग विवेक होगा? ये देखना बड़ी बात है। और हमारे साथ ढेर सारे साथी जुड़े हुए, आप सबको नमस्कार। विजय कुमार जी हैं नमस्कार, चंद्रशेखर साहू जी नमस्कार, फातिमा खान नमस्कार, दिलशाद अख्तर नमस्कार, शानू शेख नमस्कार, मनोज शुक्ला जी नमस्कार, धाकड़ खान जी नमस्कार। फातिमा जी कह रही हैं कि धनंजय सर अपना पूरा नागरिक परिवार आनंद वर्धन के वहां है। कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। और मनोज शुक्ला जी नमस्कार, संदीप रुसिया, बाकी चैनलों पे भी जाना है सबको। और दिलशाद अख्तर कह रही हैं ट्रंप होते ऐसा, ट्रंप होते तो वैसा होता, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गाने। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे ताकतवर देश है तो उसके लिए ख्याल जो है बनाना पड़ता है। फजल अली जी कह रहे हैं नमस्कार, गणेश मीना जी नमस्कार, युवराज ब्लॉग ढाका नमस्कार, अरुण कुमार जी नमस्कार, अनमोल नमस्कार। अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि 16 अगस्त 2025 आज मेरे समय में आया, पहले कभी नहीं आया। सही बात कह रहे हैं, पहली बार ही हर तारीख पहली बार आती है। मोहम्मद मोहम्मद सैफुल्लाह कह रहे हैं अमेरिका है सा, अमेरिका है सारे धास्त गार्डोन का कारण क्योंकर अपने क्या लिख रहे हैं, एक बार पढ़ लीजिए क्या लिख रहे हैं। एक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये रोमन में आप लोग लिखते हैं तो, लेकिन चूंकि आप लोगों की मजबूरी होगी, हिंदी में नहीं होगा या इंग्लिश में नहीं होगा, इंग्लिश में लिखिए या फिर हिंदी में लिखिए, पढ़ने में। क्योंकर अपने पसंद का हुकूमत चाहिए। अमेरिका हर कोई चाहता, जो ताकतवर है वो चाहता सब मेरे अनुसार चले, वो तो प्रकृति है। अब उस प्रकृति में जो है हम मनुष्य इसलिए हैं कि हम उसमें विवेक मिक्स करते हैं, हम दूसरे की भावनाओं को मिक्स करते हैं, हम दूसरे के सम्मान को मिक्स करते हैं और उस प्रकृति को बदलते हैं। प्रकृति तो मूलतः यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है वो सबको अपने अनुसार चलाएगा। लेकिन ये हमारा विवेक है, हमारी मनुष्यता है, ये हमारी सभ्यता है कि हम जो है अपने अनुसार सबको चलाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सब अपने अपने तरीके से चले, सब स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता दिवस का मैसेज तो ये है कि सब स्वतंत्र हो, लेकिन ये ध्यान रखें वो स्वतंत्रता जो है दूसरे के लिए जंजीर न बने, दूसरे के लिए दुख का कारण न बने। तो आप जब स्वतंत्र हैं तो दूसरे की स्वतंत्रता का भी ख्याल कीजिए। आप जब खुश रहना चाहते हैं तो दूसरे की खुशी का भी ख्याल कीजिए।
यही मानव सभ्यता है। तो बहरहाल फिलहाल इतना ही। बाकी चैनलों पे जाइए, फिर से मैं आपके स्क्रीन पे आपके साथ स्क्रीन पे ला देता हूँ, ये देखिए, ये जो है। और 7 बजे आना नहीं भूलिएगा, 7 से 8 द नागरिक पर हम बात करेंगे SIR पर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।